Once again, welcome to my YouTube channel Test Winner with another important video of Assistant Manager Chemistry in Pakistan Atomic Energy Commission. In this video, past paper of Assistant Manager Chemistry held in 2022 is solved. You should watch this video with intention and having pen and notebook with yourself, so you can note down important topics and important concepts. If you are new on our channel, subscribe it and press bell icon for early notification. Here we go towards solution. Okay, we are here with solution of past paper of assistant manager which was held in 2022. On student demands, I decided to create a video on past paper. So let's get started with solution. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फास्टिन गैस। फास्टिन गैस है आपके पास, फास्टिन गैस का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो फास्टिन गैस एक टॉक्सिक गैस है और इसका केमिकल जो फार्मूला होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे क्लोरीन अटैच होता है। तो इसका आपके पास फार्मूला बनता है COCl2। ठीक है, इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। C डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl। ठीक है, तो ये आपके पास इसका केमिकल फार्मूला होता है और केमिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इन HNMR व्हाट इज स्प्लिटिंग रेशियो फॉर अ प्रोटॉन विथ 4 इक्विवेलेंट नाइबरिंग प्रोटॉन। तो आपके पास ये स्प्लिटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और आपने इसमें एक टॉपिक पढ़ा होगा पास्कल ट्राइंगल का। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास एक रूल होता है N+1 रूल। ठीक है, N+1 रूल क्या मतलब होता है। तो N का मतलब होता है कि नाइबर में कितने प्रोटॉन हैं, और नाइबर में जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें आप +1 करें तो आपके पास जो सिग्नल आएंगे उनकी तादाद आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं जो नाइबर में मौजूद हैं, तो 4 + 1 = 5। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे आपके पास 5, और इनकी रेशो क्या होगी। तो रेशो आप इसमें जैसे देखें, आपके पास ऑप्शन नंबर 4 है जिसमें आपके पास 5 सिग्नल शो हो रहे हैं और उनकी रेशो आपको नज़र आ रही है 1:4, 6:4, 4:1। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, विच सोर्स इज़ यूज्ड फॉर FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आप कौन सा सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप मरकरी लैम्प को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सोडियम मेटल कैन बी डिटेक्टेड बाय विच टेक्निक। तो सोडियम एक मेटल है आपके पास और इसको आप किस टेक्निक के थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो मेटल होती है, मेटल ट्रांजिशन शो करती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, और उस ट्रांजिशन की वजह से आपको एक करैक्टरिस्टिक कलर मिलता है और उस कलर से आप उस मेटल को डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन सी मेटल है। ठीक है, तो इसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है वो फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। ठीक है, फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें किसी भी मेटल का जो स्पेसिफिक कलर होता है जो वो एमिट करती है उसका हमें पता चलता है। ठीक है, तो उससे हम फिर डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी मेटल मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, विच एक्सप्रेशन इज़ यूज टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस एक्सप्रेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास होती है गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि आपने इसमें थर्मोडायनेमिक में पढ़ी होगी, जो आपके पास होती है ΔG = -RT नेचुरल लॉग ऑफ K। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी इक्वेशंस हैं वो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ नहीं होती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, IR एब्जॉर्प्शन पीक 760 एंड 1810 आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फंक्शनल ग्रुप। तो ये दो आपको पीक बताई गई हैं, एब्जॉर्प्शन पीक IR की 1760 और 1810। तो ये कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो आपको ये वाली दो पीक्स देता है।
ठीक है। तो आपको बताऊं तो इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑलमोस्ट 1700 से बिलो होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कीटोन एल्डिहाइड, ठीक है। कीटोन एल्डिहाइड के बाद आपके पास आ जाता है ये एनहाइड्राइड, ठीक है। एनहाइड्राइड जो होता है वो आपको सबसे जो ज़्यादा उसकी वैल्यू आती है वो एनहाइड्राइड की आती है, क्योंकि इसमें जो ग्रुप मौजूद होते हैं वो कार्बोनाइल के डबल ग्रुप मौजूद होते हैं, तो इस वजह से इसकी जो पीक आती है वो ज़्यादा आगे आती है, ठीक है, फारवर्ड आती है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, अ गुड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पम्प मस्ट पोजेस विच करेक्टरिस्टिक। तो आपको मैं इसमें बताऊं कि आपके पास एक क्रोमेटोग्राफी है, जो आपके पास लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, उसके अंदर आपके पास कौन सा पंप होना चाहिए लिक्विड को फ्लो करवाने के लिए, कौन सी उसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि वो पंप जो एक स्टेबल लिक्विड को एक स्टेबल तरीके से फ़्लो करवाए, दूसरा पल्स्ड फ्री हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सम टाइम वो ज़्यादा हो जाए और सम टाइम वो कम लिक्विड को आगे की तरफ पुश करे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ऐसा पंप होना चाहिए कि जो स्टेबल और एक स्मूथ वे में लिक्विड को फ़्लो करवाए, ठीक है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, स्टेबल एंड पल्स्ड फ्री फ्लो। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वाई इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर इन HPLC इज़ कंसिडर्ड बेटर देन UV फॉर सम एप्लीकेशन। तो जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर होता है HPLC के अंदर, वो इसलिए बेटर होता है कि क्योंकि इसमें जो हम डिटेक्शन करते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डिटेक्शन होती है ये एक यूनिवर्सल होता है, ठीक है। और इसके लिए कोई भी ऐसा एनालाइट हमें रिक्वायर नहीं है कि जो यूवी एब्ज़ॉर्ब करे, ठीक है, यूवी रेडिएशन को, विजिबल रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब करे। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा एनालाइट जो यूवी विजिबल के अंदर एक्टिव नहीं होता, तो उस को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं HPLC रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ज़रिए, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, इट इज़ यूनिवर्सल एंड डज नॉट रिक्वायर UV एब्जॉर्बिंग एनालाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आपके पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज़ नहीं करते। IR में IR को हम यूज़ करते हैं, IR रेडिएशन को। NMR के अंदर हम रेडियो को यूज़ करते हैं, UV के अंदर हम अल्ट्रावायलेट को यूज़ करते हैं, और गैस क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ प्राइमरी यूज़ ऑफ FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो यू नो कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है इसको हम फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हमने अगर उसको डिटेक्ट करना हो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कौन से कंपाउंड में होती है। तो आप इसमें देखें CH4, तो CH4 में रेजोनेंस नहीं होती है, H2O नहीं होती है इसमें रेजोनेंस, NH3 इसमें भी रेजोनेंस नहीं होती। तो इसका ऑप्शन है SO3, ठीक है। S है आपके पास, इसका जो रेजोनेंस होती है वो इस तरह होती है, ठीक है। रेजोनेंस हम किसको कहते हैं कि वो कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड भी मौजूद है और डबल बॉन्ड शिफ्ट भी हो सके, ठीक है। तो वो एक दूसरे के साथ अल्टरनेटिव हो सकें, तो उनमें हम रेजोनेंस कहते हैं कि रेजोनेंस का फिनोमेना मौजूद होते हैं। तो इसमें आप देखें तो इसमें आपके पास ये डबल बॉन्ड मौजूद हैं, तो अब डबल बॉन्ड ये शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, तो ये आपके पास देखें, ये इधर आ सकता है, ठीक है, ये इधर भी जा सकते हैं और ये इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये रेजोनेंस का फिनोमेना होता है, जिसमें चार्ज जो होते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास चेंज हो जाती है। तो इस
कंपाउंड के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम या इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि SO3 इज़ राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द आईयूपैक नेम ऑफ कंपाउंड। तो ये आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें आपके पास 6 मेंबर वाली रिंग है। ठीक है, 6 कार्बन वाली रिंग है, उसमें डबल बॉन्ड मौजूद है और डबल बॉन्ड के साथ ही जो एक एटम अटैच है वो क्लोरीन का है और डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो एटम है वो उसके साथ ब्रोमीन का एटम अटैच है। ठीक है, तो अब हमने इसको नाम देना है, तो नाम कैसे देते हैं? तो आपको पता है कि आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के अंदर हम अगर हैलाइड ग्रुप अटैच हों, हेलोजन किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच हों, तो हम हेलोजन को एज ए सब्स्टिट्यूट लेते हैं और जो पूरी अल्केन या अल्कीन होते हैं या अल्काइन होते हैं उनको उसी तरह नाम देते हैं। ठीक है, अल्कीन, अल्केन और अल्काइन के पेरेंट नेम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो क्लोरीन आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड अल्कीन का उसके साथ अटैच है। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप से, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नियर हो, नज़दीक होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की फर्स्ट पोजीशन पे है, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। क्लोरीन 1, ठीक है, क्लोरीन आपके पास ये 1 आ गया, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3। ठीक है, तो इसका अगर आप नाम देखें तो नाम किस तरह बनेगा, 1 क्लोरो, ठीक है, 3 ब्रोमो और उसके बाद जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो इसको हमने नाम किस तरह देना है, सब्स्टिट्यूट को हमने किस सीक्वेंस में अरेंज करना है, उनके अल्फ़ाबेट की बेस पे। ठीक है, अल्फ़ाबेट जिसका नाम पहले अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसको हमने पहले रखना है। तो बी पहले आता है सी से, तो हम बी को पहले रखेंगे। बी की पोजीशन क्या है, 3 ब्रोमो, 1 क्लोरो, साइक्लो, हेक्स। हेक्स हमने यूज़ किए 6 कार्बन के लिए। ठीक है, 6 मेंबर रिंग के लिए हेक्स। और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड किधर है, 1 पे, तो हमने इसके साथ 1 इन लिख दिया। इन का मतलब है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ नियर इंफ्रारेड। तो नियर इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ होती है वो 0.8 से लेके 2.5 माइक्रोमीटर तक होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो वैसे तो आपने पढ़ा होगा डिबाई। ठीक है, डिबाई जो होती है, डिबाई आप कह सकते हैं कॉमन यूनिट होती है या आप कह सकते हैं कन्वेंशनल यूनिट हम यूज़ करते हैं। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट आपके पास कूलम मीटर होती है। कूलम मीटर यहाँ पे नहीं दी हुई, मे भी हो सकता है कि कोई इसमें मिस्टेक हो। ठीक है, लेकिन इसकी जो एसआई यूनिट होती है डाइपोल मोमेंट की वो कूलम मीटर होती है। ठीक है, तो आपके पास इसके साथ जो मिलता जुलता ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, कूलम मीटर। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन मीटर लिखा हुआ है तो ये आपके पास कूलम मीटर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, अ कैलोरीमीटर इज़ मेनली यूज फॉर। कैलोरीमीटर किसके लिए यूज़ होता है। कैलोरीमीटर आपके पास विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने के लिए नहीं यूज़ होता। बॉइलिंग पॉइंट भी हम नहीं मेजर कर सकते। तो क्या मेजर होता है, इससे हम लाइट जो होती है, कोई भी सोल्यूशन कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको हम मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉमन इंफ्रारेड सोर्स। तो कॉमन इंफ्रारेड सोर्स कौन सा होता है, इसके लिए जो हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो होता है वो ड्यूटेरियम लैंप होता है। ड्यूटेरियम लैंप को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम को हम इसमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं और जो आईआर होता है, आईआर के लिए हम
इसको ग्लोबल जो सोर्स होता है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि आईआर के लिए जो हम कॉमन सोर्स यूज़ करते हैं वो आपके पास ग्लोबल होता है, ठीक है। जबकि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम जो यूज़ करते हैं कॉमनली वो आपके पास ड्यूटेरियम लैंप होता है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास कौन सा है, ग्लोबल सोर्स। क्वेश्चन नंबर 17 है विच सोर्स इज़ कॉमनली यूज फॉर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यूवी के रिलेटेड। तो यूवी में हम कौन सा कॉमन सोर्स यूज़ करते हैं, तो ये आपके पास ड्यूटेरियम लैंप है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इज़ टिपिकली अपीयर एट विच वेवलेंथ। तो कार्बोनाइल की जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है वो कौन सी रेंज पे अपीयर होती है, वेव नंबर उसका क्या होता है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप्स की जो आपको एब्जॉर्प्शन पीक मिलती है आईआर के अंदर वो आपके पास होती है 1650 से लेकर 1750 सेंटीमीटर इनवर्स तक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके पास बनता है सी ऑप्शन, ठीक है। 1750 से ज़्यादा भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो आपको ऑप्शन अवेलेबल हैं वो आपको 1650 से लेके 1750 तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास सबसे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है वो इससे रिलेटेड नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर इन क्रोमियम इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा होगा क्रोमियम एक एक्सेप्शनल गैस है, एक एक्सेप्शनल एलिमेंट है, और इसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो आपके पास 6 होते हैं, ठीक है। 6 किस तरह होते हैं, ये आपके पास 5D के अंदर होते हैं और एक आपके पास उसके अंदर होता है S के अंदर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई को हम कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक तो आप कॉमन चीज़ याद रखें कि हमेशा जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव का साइज़ हमेशा पॉजिटिव से बड़ा होगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव का न्यूट्रल से भी बड़ा होता है, ठीक है, और पॉजिटिव से बड़ा होता है। और जो पॉजिटिव होता है वो न्यूट्रल से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। पॉजिटिव इज़ लेस देन न्यूट्रल। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। यहाँ से अगर हम इसको अरेंज करें तो सबसे पहले नेगेटिव, जिसका सबसे बड़ा साइज़ होता है एफ नेगेटिव। उसके बाद जो है वो न्यूट्रल, न्यूट्रल में भी कौन सा आता है, जो लेफ़्ट साइड पे पीरियोडिक टेबल के अंदर होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, और जो राइट साइड पे होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है। तो सोडियम लेफ़्ट साइड में आता है, तो इसका मतलब है सेकंड जो एलिमेंट है जिसका साइज़ छोटा, जिसका साइज़ बड़ा होगा वो सोडियम है। नेक्स्ट आपके पास मैग्नीशियम है न्यूट्रल, और नंबर 4 पे मैग्नीशियम +2 चार्ज के साथ, ठीक है। तो सबसे छोटा साइज़ मैग्नीशियम +2 का और सबसे बड़ा साइज़ F-1 का। तो इसमें ऑप्शन 1 है आपके पास जो F नेगेटिव फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोराइड जिसको कहते हैं, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम एंड देन मैग्नीशियम +2, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद KOH। तो आपके पास एक फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन हम एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवा रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब भी फॉर्मेल्डिहाइड या एल्डिहाइड रिएक्शन देंगे तो वो आपके पास रिएक्शन होगा केनी-ज़ेरो रिएक्शन। और केनी-ज़ेरो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो आपके पास अल्कोहल होता है, और साथ में आपके पास जो एक साल्ट होता है, साल्ट आपको मिलता है, ठीक है। तो इसका आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो मिथानॉल और पोटाशियम फॉर्मेट है, ठीक है। तो एक आपके पास जो होता है, एक एल्डिहाइड का जो आपके पास कंपाउंड होता है वो आपके पास रिड्यूस होता है, और दूसरा आपके पास ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास क्या बनता है, मिथानॉल एंड पोटाशियम फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद है आपके पास 22, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये आपने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी किया होगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं कि जो अमाउंट ऑफ
मैटर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट होती हैं, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो ऐसी प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? प्रेशर आता है आपका, टेम्परेचर आता है, डेंसिटी आती है, ठीक है, तो आपके पास इसी तरह विस्कोसिटी आती है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रेशर वाला, ठीक है। बाकी जो 3 प्रॉपर्टी हैं वो इंटेंसिव नहीं है, वो आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आया आपके पास क्लोरोबेंजीन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनालीन बाय। तो एनालीन से क्लोरोबेंजीन किस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होती है, किस प्रोसेस के ज़रिए हम बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन को? तो क्लोरोबेंजीन कैसे बनती है? अब एनालीन जो है ये आपके पास एक अमाइन है। अमाइन से हम क्या करते हैं? अमाइन से हम डाइज़ोनियम साल्ट बनाते हैं, फिर डाइज़ोनियम साल्ट के थ्रू हम क्लोरीन को या आपके पास जो हेलाइड होते हैं हेलाइड को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। ये आपके पास नेम्ड रिएक्शन के अंदर आपको मिलेगा सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन के ज़रिए हम एनालीन को क्लोरोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और वो किसके थ्रू कन्वर्ट होती है? थ्रू दी कन्वर्जन ऑफ डाइज़ोनियम साल्ट। उसके बाद इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास बी है, सैंडमेयर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, द IR एब्जॉर्प्शन रेंज 3200 to 3000 सेंटीमीटर इनवर्स करस्पॉन्ड टू। तो ये आपके पास जो रेंज दी हुई है आपको 3200 से 3000, तो ये किसके लिए होती है? तो OH के लिए तो ये नहीं होती, क्योंकि ये 32 से 3200 से आगे होती है, ठीक है। इसी तरह अमाइन की अगर हम बात करें तो अमाइन भी आलमोस्ट 32 से अबव होते हैं, ठीक है। इसी तरह कार्बोनाइल की अगर हम बात करें तो कार्बोनाइल आपके पास 1650 से लेकर 1750 तक होते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है CH। CH में क्या क्या आ जाता है? तो CH में अगर आप देखें तो CH में आपके पास अल्केन आते हैं, दूसरा आपके पास डबल बॉन्ड H, और तीसरा आपके पास ट्रिपल बॉन्ड H। तो ये इनकी जो स्ट्रेचिंग होती है, ये जो अल्कीन और अल्काइन है, इनकी स्ट्रेचिंग आपके पास 3000 से अबव होती है और 3200 तक होती है, और बाकी जो अल्केन है, अल्केन की स्ट्रेचिंग 3000 से बिलो होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? तो यूनिट, ये जो क्वांटिटी है ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आइसोडायफर। आइसोडायफर कौन सा कंपाउंड होता है, कौन सा एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए आइसोडायफर वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन बराबर हों, इक्वल हों, ठीक है। तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं? तो ये हम फाइंड करते हैं n, ठीक है, n माइनस आपके पास Z। ये आप कह सकते हैं कि जो आपके पास इनका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास से आप एटॉमिक नंबर को माइनस करें तो आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी, ठीक है। न्यूट्रॉन की जो तादाद आएगी उससे आपको पता चलेगा कि इनकी जो आइसोडायफर हैं, आइसोडायफर कौन से कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो आइसोडायफर आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये आप देखें, यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम 92 और 238 होता है, ठीक है, 238। तो इसको अगर आप देखें तो इसमें से न्यूट्रॉन की तादाद को आप फाइंड करें तो न्यूट्रॉन की तादाद कैसे फाइंड होगी? 238 माइनस 92, तो ये आपके पास आती है 146। 146 अगर आप ऑप्शन में देखें तो आपके पास ऑप्शन में ये सी ऑप्शन है जो PU 240 और 94 है, ठीक है।
तो इसको अगर आप 240 से 94 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 146। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, पोलोनियम। ठीक है, PU। क्वेश्चन नंबर है 27 में क्या है, अ स्टूडेंट डाइल्यूट 25 ml ऑफ 6 मोलर HNO3 टू 150 ml, व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो रिजल्टिंग सोल्यूशन आप कैसे फाइंड करते हैं, तो ये आपके पास अगर एक सोल्यूशन आपको गिवन है और आपने उसको नया एक सोल्यूशन बनाना है और उसकी जो आपको मोलरिटी है वो डिफरेंट हो, उसका वॉल्यूम डिफरेंट हो, तो आपके किस फार्मूला को यूज़ करते होते हैं, डाइल्यूशन फार्मूला। और डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है आपके पास, M1V1 इज़ इक्वल टू M2V2। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लगाएं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, M1 है आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाई V1 क्या है आपके पास 25 इज़ इक्वल टू V2 क्या है 150, और मोलरिटी जो है वो क्या है, वो आपके पास X है। ठीक है, तो आपने ये फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये आपके पास 150 आता है। 150 दूसरी साइड पे भी है तो उसको इस साइड पे लेके आएँ, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और x की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1। तो इट्स मीन कि जो आपके पास नया सोल्यूशन होगा उसकी मोलरिटी कितनी होगी, 1 मोलर। ठीक है, 1 मोलर सोल्यूशन बनेगा आपके पास जिसका वॉल्यूम 150 ml होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 28, क्रायोलाइट इज़ एन ओर ऑफ। क्रायोलाइट किसकी ओर होती है, क्रायोलाइट जो होती है इससे हम क्या चीज़ निकालते हैं, तो इससे हम एलुमिनियम को निकालते हैं, तो ये एलुमिनियम की ओर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, वेवलेंथ ऑफ कंपाउंड कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग। जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स की वेवलेंथ को हम किसके थ्रू डिटरमिन करते हैं, तो ये आपके पास होती है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30, चाल्कोजेन, यहाँ पे मिस स्पेलिंग है। ठीक है, स्पेलिंग की मिस्टेक है। द चाल्कोजेन फैमिली इंक्लूड, चाल्कोजेन फैमिली के अंदर कौन से इंक्लूड होते हैं, तो चाल्कोजेन फैमिली हम कहते हैं 6A ग्रुप को। ठीक है, जो ऑक्सीजन फैमिली होती है। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली को हम चाल्कोजेन फैमिली कहते हैं। जैसे आपके पास हेलोजन फैमिली होती है, इसी तरह चाल्कोजेन फैमिली ऑक्सीजन की फैमिली को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है चाल्कोजेन फैमिली का। क्वेश्चन नंबर 31 है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फ़र। तो सल्फ़र की हाइब्रिडाइजेशन SF6 के अंदर कितनी होती है। ठीक है, तो SF6 के अंदर जो सल्फ़र की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 होती है। ठीक है, sp3d2 कैसे होती है, तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो स्ट्रक्चर में आपको पता चलेगा। देखें, सल्फ़र जो होता है, सल्फ़र के जो P होता है, P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और D जो होता है, D इसका एम्प्टी होता है। ठीक है, 0 होते हैं। तो जैसे ही इसके सराउंडिंग में फ्लोरीन के 6 एटम आ जाते हैं, तो ये उनके साथ बॉन्डिंग कैसे करता है, तो एक तो इसके जो P के अंदर हैं, ठीक है, P वाले भी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और इस तरह ये टोटल जो बनाते हैं, टोटल आपके पास ये 6 ऑर्बिटल बनाते हैं कि जिनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, तो इस तरह शिफ्टिंग के बाद जो आपके पास एटम अटैच होते हैं, तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3d2 बनती है। ठीक है, एक इसमें जो यूज़ होते हैं वो s ऑर्बिटल यूज़ होता है, 3 p यूज़ होते हैं, और जो 2 होते हैं वो आपके पास इसके D के यूज़ होते हैं। ठीक है, वो कैसे यूज़ होते हैं, तो आप जैसे ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन में आप देखें तो P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मैं इधर ड्रा कर देता हूँ, ये आपके पास है। ठीक है, और D आपके पास एम्प्टी है। ठीक है,
और S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। मैं यहाँ से इसको ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 2, इसके अंदर 1 और इसके अंदर भी 1। अब क्या होता है, यहाँ से इसकी जो ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, ठीक है। ट्रांजिशन कैसे होती है, ये जो डबल इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब शिफ्ट होंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे, 2d में सिंगल सिंगल, 3 p के अंदर और 1 इसके अंदर s के अंदर, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 2 + 3 + 1, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 6। और 6 में कौन से यूज़ हुआ है, 1 s है, 3 p के हैं और 2 आपके पास d हैं। तो इस तरह हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी है, sp3d2। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 32, द ओजोन लेयर इज़ डिस्ट्रॉयड बाय, ओजोन लेयर किसके थ्रू डिस्ट्रॉय होती है, तो ये आपके पास CFCs होते हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कैसे डिस्ट्रॉय होती है, तो ये आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आपके पास क्लोरीन की जो रेडिकल हैं वो बनते हैं और फिर क्लोरीन के रेडिकल ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि यू नो दैट कि जो रेडिकल होते हैं, रेडिकल वेरी रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, वेरी रिएक्टिव और वेरी अनस्टेबल, और क्लोरीन के बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये जो ओजोन होती है, ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके ओजोन के मॉलिक्यूल को तोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो ओजोन की लेयर है वो डिस्ट्रॉय होती जाती है, तो इसका ऑप्शन है CFCs। क्वेश्चन नंबर है 33, द फर्स्ट स्टेप इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज़, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर आप क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, फर्स्ट स्टेप आपका आयोनाइजेशन होता है, ठीक है। जब आयोनाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद उसकी एक्सेलरेशन, फ्रेगमेंटेशन, डिटेक्शन होती है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, आयोनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 34, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस आर, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं, तो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन आपके पास वो सॉल्यूशन होते हैं जो बॉइलिंग पे जिनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती, ठीक है। ये आपके पास बी ऑप्शन है आइडियल गैस मिक्स है, तो ये आइडियल नहीं होते, बल्कि एजियोट्रॉपिक में जो सॉल्यूशन होते हैं वो आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, वो सॉल्यूशन जो बॉइलिंग पे जिनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपके पास। 35 है क्वेश्चन नंबर 35, द इक्वेशन ए इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन एल सी, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहा है, तो एक्चुअली ये आपके पास बी लैम्बर्ट लॉ है। बी लैम्बर्ट लॉ आपको बताता है कि ये कोई भी जो आपके पास एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस किसकी इक्वल होगी, ठीक है। तो एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन मोलर एब्जॉर्बिटिविटी को आपको बताता है कि मोलर एब्जॉर्बिटिविटी क्या है, और जो एल होता है, एल आपको ये बताता है कि जो लेंथ है, लेंथ क्या है, ठीक है। और सी जो है, सी आपको कंसंट्रेशन के बारे में बताता है कि कंसंट्रेशन कितनी है जो आपने सॉल्यूशन यूज़ किया है। तो इस तरह ये जो इक्वेशन होती है बी लैम्बर्ट लॉ, ये आपको एब्जॉर्बेंस के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बी लैम्बर्ट लॉ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इज़, गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास 8.314 होती है, ठीक है, 8.314। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 37 है क्वेश्चन नंबर 37, फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर फिशी ऑर्डर, ठीक है। जो आपके पास जो आप फिश होती है, ठीक है, फ़िश की अगर आप स्मेल देखें, उसकी स्मेल किस ग्रुप की वजह से होती है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप है जिसकी जो स्मेल है वो फ़िश की तरह होती है, ठीक है। तो ये आपके पास अमाइन फंक्शनल ग्रुप होता है जिनकी स्मेल बिल्कुल फ़िश की स्मेल की तरह होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपके पास सी है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 38 क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलाई ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन,
तो वंस अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखें, ठीक है। पहले आपसे पूछा था कि कौन सा ऐसा टेक्निक है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करती, तो उसमें आपके पास ऑप्शन था गैस क्रोमेटोग्राफी। यहाँ आपको ऑप्शन चेंज करके दिए हुए हैं, यूवी भी डिपेंड करती है, एनएमआर भी डिपेंड करती है, आईआर भी डिपेंड करती है, लेकिन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री ये डिपेंड नहीं करती, इसमें हम रेडिएशन को यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 39 है, क्वेश्चन नंबर 39, अ जेल इज़ एन एग्जांपल ऑफ। जेल किसकी एग्जांपल होती है? तो जेल आपके पास लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड के अंदर आप थोड़ा लिक्विड डालते हैं तो उससे जेल बनती है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। आगे है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास है क्रोमेटोग्राफी इज़ मेनली यूज्ड फॉर। क्रोमेटोग्राफी को हम किस लिए यूज़ करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट की एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं? नहीं। पीएच की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं? बिल्कुल नहीं। कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो फिर हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं? तो एक्चुअली हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के लिए, ठीक है। जो डिफरेंट मिक्सचर्स होते हैं उनको हम सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास था पास पेपर 2022 का, जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए हेल्ड हुआ था, ठीक है, 2022 के अंदर। तो इसका आपके पास ये सॉल्यूशन है। और जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है, अपकमिंग वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताऊंगा, और ये आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी जो चैप्टर्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 5 से 6 डेज़ के अंदर स्मार्ट स्टडी करके आप 70% से ज़्यादा आप मार्क्स कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, एंड फिर उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं आपको 5 से 6 डे का प्लान बताऊंगा, जिसको आप फॉलो करके 70% से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं टेस्ट के अंदर, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एस्पायरेंट्स, स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड ऑन यूट्यूब चैनल टेस्ट विनर, ठीक है। Thank you for watching us. You can contact us on WhatsApp given 034818222314, ठीक है। आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, आपको कोई नोट्स चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वंस अगेन।